नमस्कार। आइए आज हम भारत में महिलाओं के अधिकारों के उस लंबे और संघर्ष भरे सफर पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी जारी है। तो क्या भारत में महिलाओं को उनके अधिकार बस यूं ही दे दिए गए थे? आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। असल में ये अधिकार दिए नहीं गए, बल्कि बड़ी मुश्किलों से एक लंबे संघर्ष के बाद जीते गए थे। आइए इस संघर्ष की कहानी को शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी में, और वो भी एक बहुत ही बुनियादी चीज के लिए लड़ाई से, शिक्षा। सोचिए, जब देश की आज़ादी का आंदोलन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले एक सामाजिक क्रांति की नींव रखी जा रही थी। और इस क्रांति की मशाल जिन्होंने थामी, वो थीं सावित्रीबाई फुले। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थीं, वो एक पूरी पीढ़ी के लिए उम्मीद की रोशनी थीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनके काम की रफ्तार। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, बल्कि उन्होंने समाज की जड़ों में बसी समस्याओं पर प्रहार किया। देखिए, 1848 में पहला स्कूल खोला, और सिर्फ 3 साल के अंदर वो लगभग 150 लड़कियों को पढ़ा रहे थे। और इतना ही नहीं, 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक पूरा सोशल सेफ्टी नेट तैयार कर रहे थे। लेकिन ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा इस हालत की कल्पना कीजिए कि कोई लड़कियों को पढ़ाने निकले और लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंक रहे हो। ये रोज होता था। सावित्रीबाई इसीलिए हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थीं। स्कूल पहुंचकर उन्हें कपड़े बदलने पड़ते थे। यहां तक कि उनके अपने परिवार ने, उनके पिता ने उन्हें इस पाप के लिए घर से निकाल दिया था। ये उनकी हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। और उनके इस मिशन की बुनियाद थी एक बहुत साफ सोच। ज्योतिराव फूले 1853 में ही ये समझ चुके थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को शिक्षित करना ही होगा। उस जमाने के हिसाब से ये सोच कितनी कितनी क्रांतिकारी रही होगी, इसका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो शिक्षा की इस लड़ाई के बाद आइए अब चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। ये वो दौर था जब महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गई। और इस बदलाव में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। उनके सत्याग्रह के आह्वान ने, उनके अहिंसक विरोध के सिद्धांत ने महिलाओं को एक नई ताकत दी। घर की चार दीवारी से निकलकर वो अब सार्वजनिक जीवन में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो रही थीं। और ये बात समझनी जरूरी है कि महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थीं, वो इस आंदोलन को लीड कर रही थीं। चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का नमक मार्च हो, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जब बड़े बड़े नेता जेल में थे, तब अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने आगे आकर आंदोलन की कमान संभाली थी। वो इस पूरी लड़ाई की रीढ़ की हड्डी थीं। अब आजादी की इस बड़ी लड़ाई के साथ साथ एक और लड़ाई चल रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो महिलाओं के अपने अस्तित्व से जुड़ी थी, और वो थी वोट के अधिकार की लड़ाई। और यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। वोट का अधिकार आज़ादी के साथ मिला कोई गिफ्ट नहीं था। ये एक अलग, पूरी तरह से संगठित लड़ाई थी, जिसे महिलाओं ने खुद अपने दम पर लड़ा और जीता था। ये जीत रातों रात नहीं मिली, ये एक एक प्रांत में धीरे धीरे हासिल की गई। सोचिए, 1917 में पहली बार मांग रखी गई, फिर 1921 में मद्रास पहला प्रांत बना जिसने ये अधिकार दिया। बंगाल में तो बिल पास नहीं हुआ, तो वहां की महिलाओं ने फिर से अभियान चलाया और फिर जीत हासिल की। ये एक बहुत लंबा और कठिन सफर था। तो इस पूरे संघर्ष के पीछे असली ताकत क्या थी? वो थी संगठन की शक्ति। विमेंस इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस और बंगीय नारी समाज, इन जैसे संगठनों ने ही महिलाओं को एक साथ लाया, उनकी आवाज को बुलंद किया और सरकार पर दबाव बनाया। यही संगठित शक्ति इस जीत की वजह बनी। तो सड़क पर संघर्ष और वोट की जीत के बाद अब कहानी पहुंचती है आजाद भारत की संसद में। अब लड़ाई थी उस समानता को कानून की किताबों में दर्ज करवाने की। और आज़ाद भारत में इस कानूनी लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जो सदियों से चली आ रही उन परंपराओं पर सीधा प्रहार था जो महिलाओं को संपत्ति या विवाह में बराबरी का हक नहीं देती थीं। इस बदलाव की गहराई समझने के लिए इस तुलना को देखिए। पहले कानून क्या था? महिलाएं संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थीं, सिर्फ उसकी देखभाल कर सकती थीं। उनका अधिकार सीमित था। डॉक्टर अंबेडकर के बिल ने इस लाइफ एस्टेट यानी सीमित अधिकार को एब्सोल्यूट एस्टेट यानी पूर्ण अधिकार में बदल दिया।
और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम, बेटियों को भी बेटों के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा देना। ये पितृसत्ता की जड़ों पर एक बहुत बड़ा वार था। लेकिन इतने बड़े सुधार का विरोध भी उतना ही जबरदस्त हुआ। सोचकर देखिए, धार्मिक संगठन, बड़े बड़े नेता, जमींदार, यहां तक कि उस समय के राष्ट्रपति तक इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनका तर्क था कि ये हिंदू धर्म के मामलों में दखलंदाजी है। संसद के बाहर साधुओं ने धरना दे दिया और बड़े बिजनेस हाउसेज ने चुनावों में सपोर्ट खींचने की धमकी दे दी। विरोध किस हद तक था, इसका अंदाजा इस नारे से लगाया जा सकता है। ऐसी अफवाहें फैलाई गईं कि अगर ये बिल पास हो गया तो भाई बहन आपस में शादी कर सकेंगे। ये डर और गलत जानकारी फैलाकर सुधारों को रोकने का एक क्लासिक तरीका है। और जब इतने विरोध के चलते ये बिल उस वक्त पास नहीं हो सका तो डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देते हुए कहा गया ये वाक्य सब कुछ बयां कर देता है। उनके लिए जेंडर इक्वालिटी के बिना संविधान में दी गई समानता सिर्फ एक धोखा थी। जैसा उन्होंने कहा, गोबर के ढेर पर बना एक महल। तो इन तमाम ऐतिहासिक संघर्षों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? इस पूरी लड़ाई की विरासत क्या है और कौन सी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं? आइए देखते हैं। सबसे बड़ी विरासत है हमारा संविधान। इन्हीं संघर्षों का नतीजा है कि आज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 39 जैसे प्रावधान हमारे पास हैं जो कानूनी तौर पर समानता की गारंटी देते हैं। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं हैं, ये उन तमाम लड़ाइयों की जीत का सबूत हैं। लेकिन कानूनी समानता एक बात है और जमीनी हकीकत दूसरी, और ये आंकड़ा इस हकीकत को सामने लाता है। देश की सभी राज्य विधानसभाओं को मिला लें तो महिला विधायकों का औसत प्रतिनिधित्व सिर्फ 9% है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम था, जबकि लक्ष्य तो 50% का होना चाहिए। ये जो अंतर है, ये साफ दिखाता है कि सफर अभी बाकी है। तो सावित्रीबाई के उस पहले स्कूल से लेकर संविधान में बराबरी के अधिकार तक एक बहुत लंबा सफर तय किया गया है। कानूनी ढांचा तैयार है, लेकिन जैसा कि ये आंकड़े बता रहे हैं, ये क्रांति अभी अधूरी है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि इस अधूरी क्रांति को पूरा करने के लिए अब आगे क्या करना होगा।